जो जुलाई वाले अभ्यर्थी हैं, जो सीटेट फेयरिंग वाले विद्यार्थी हैं, उनका लगातार सर डिमांड था कि कम से कम मुझे भी एग्ज़ाम देने का मौका दिया जाए। तो सर ये भी हो सकता है कहीं फॉर्म कम गिर रहे हैं तो कोई उनको मौका दे दिया जाए इन सारी चीज़ को। अब देखिए, ये तो बीपीएससी का निर्णय हो सकता है और शिक्षा विभाग और सरकार की इस पर क्या तैयारी है, वो उनकी निर्णय क्या है। चूँकि फॉर्म कम गिरना और फॉर्म का समय बढ़ाना ये दो अलग अलग मैटर है। ऐसा नहीं है कि सरकार विभाग ऐसा करेगा कि फॉर्म कम आया, ये ऐसा उद्देश्य थोड़े विभाग का कि फॉर्म ज़्यादा से ज़्यादा आना चाहिए। एक स्टिपुलेटेड टाइम में दिए हुए निश्चित समय सीमा के अंतर्गत जो भी फॉर्म आएगा वही कैंडिडेट एग्जामिनेशन में बैठेंगे। हाँ, रही बात जो विद्यार्थी जो कह रहे हैं कि हमारे सीटेट के एग्ज़ाम के बाद मौका मिलना चाहिए, इसमें ऑफलाइन या ऑनलाइन जब भी मैं क्लास में जाता हूँ विद्यार्थियों को हमेशा भी मैं सलाह देता हूँ कि आप जिस किसी भी परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं, ये मेरा अनुभव है। मैं भी एक विद्यार्थी था और जब भी मैं तैयारी करता था उस समय, है ना, हमारे सर जी भी बताया करते थे और इसको मैंने बहुत करीब से अनुभव किया है कि जिस परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, जिस एग्जामिनेशन की आप तैयारी में बैठे हुए हैं, आप ध्यान रखिए उसके पूर्व के यानी कि पहले के प्रश्नों का अगर हल आप करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, ये सबसे बड़ा रणनीति होता है। और ये सफल जो भी अभ्यर्थी होते हैं उनका भी अनुभव हमने बहुत शेयर किया है। जो भी हमारे स्टूडेंट सफल हुए हैं उनसे मैं पूछता हूं कि तुम्हारी सफलता में सबसे बड़ा योगदान तुम्हारी किस रणनीति का है, तो वो अक्सर कहते हैं कि सर प्रीवियस का सेट प्रैक्टिस बहुत काम आता है। तो इसलिए कि आप जिस हम दे सकते हैं, तो सर उन सारे चीज़ पर बिहार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हाँ, अब देखिए वो केवीएस और यहाँ पर बिहार के सिनेरियो के बारे में अगर बात करें तो थोड़ा सा हम विद्यार्थी की तैयारी के परिदृश्य को लेकर के अगर अधिकारीगण बैठक करते हैं और जो हम देख रहे हैं विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है, जगह जगह बच्चों का डिमांड हो रहा है और जो बच्चे हैं अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं और ज्ञापन दे रहे हैं अधिकारियों को, तो इस तरह का अगर मैसेज बीपीएससी तक पहुंचता है, सरकार इसके बारे में सकारात्मक रुख अपनाती है, तो नो डाउट उनको भी मौका मिलना चाहिए। रोज़गार के अवसर सबको मिलना चाहिए और ये तुरंत का मामला है, अभी नज़दीक में होने वाला एग्ज़ाम है। तो मेरे ख्याल से बेरोजगारी चूँकि सरकार की लिस्ट में है, सूची में है, तो सरकार को इस पर उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर। और आपसे बता दें, मेरे साथ आर.के. ओझा सर हैं और वर्तमान समय में जो बीपीएससी द्वारा आयोजित है यानी शिक्षक भर्ती परीक्षा है, उसके लेकर 1 to 5 के लिए क्या करें। चूँकि सर लगातार आप लोग का तैयारी कराते हैं बहुत समय से, बहुत कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है यानी जो आपका जैसे सीटेट हो गया या कोई भी आपका शिक्षक पात्रता एग्ज़ाम नहीं हो जिसमें सर के विद्यार्थी न मिले। मैक्सिमम विद्यार्थी सर के मिलते हैं, तो सर से संपूर्ण रणनीति लेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। सर आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। धन्यवाद अभिषेक जी। आप सभी अभ्यर्थी जो अभी बीपीएससी के द्वारा संचालित होने वाली जो परीक्षा है जिनकी आप तैयारी कर रहे हैं, विशेष करके 1 to 5 के जो भी स्टूडेंट हैं उन लोगों को हम ये कहना चाहेंगे, हमारा ये सुझाव होगा कि आप जो भी पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है उस जिसमें गणित, पर्यावरण और भाषा, हिंदी और इंग्लिश, उसके साथ साथ जो भी जीके, जीएस और करंट अफेयर के जो मैटर है उस पर फोकस करना है। विशेष करके आप ध्यान रखिएगा पर्यावरण और गणित के विषय पर। पर्यावरण और गणित का जो विषय होगा वो डिसाइसिव होगा, निर्णायक होगा और आपके सिलेक्शन के लिए वो बहुत हेल्पफुल होगा। पर्यावरण में थोड़ा सा हमारे जो स्टूडेंट हैं वो इस मैटर को लेकर कन्फ्यूजन में होंगे कि प्रश्न किस प्रकार का पढ़ा जाएगा। कुछ हमारे विद्यार्थी जो हैं कि वो विज्ञान के सभी चैप्टर्स को पढ़ रहे हैं और उससे जुड़े हुए कंटेंट पढ़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं। आप ध्यान रखिएगा, मैं बार बार कहता हूँ कि आप जो अप्लाइड कंसेप्ट है, साइंस का ही एक रूप है जो पर्यावरण में हम प्राइमरी सेक्शन में बच्चों को पढ़ाते हैं। हमारा जो परिवेश है, हमारा इन्वायरमेंट है, हमारी परिस्थिति है ना, इससे जंगल से जुड़े हुए नदी, पर्वत, पहाड़, पठार इत्यादि के बारे में, परिवेश के बारे में, उनकी उपयोगिता क्या है, हम पर्यावरण विज्ञान के कंसेप्ट को पॉइंट ऑफ व्यू से हम देते हैं और उसी से हमारा प्रश्न भी होगा। हम जैसे कि हम अगर कहेंगे विभिन्न प्रकार के फसल और उनके मौसम, और दिया जाएगा कि उपयुक्त प्रकार की फसल किस मौसम में उपजाई जाती है, ये प्रश्न हो सकता है। तो हम अगर अवगाड्रो के सिद्धांत पढ़ेंगे है न, अगर हम आवर्त सारणी का अध्ययन करने लगते हैं, विज्ञान के विषयों पर हम डेप्थ में चले जाते हैं, जैसा कि कुछ कोचिंग संस्थान में अगर शिक्षक लोग इसको डेप्थ से पढ़ाते हैं तो नॉलेज तो नो डाउट आपका डेवलप होगा। ज्ञान के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कहेंगे तो आपका विकास होगा, लेकिन हमें अभी रणनीति बनानी है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। आप जो भी हमारे बीपीएससी के जो अधिकारी गण जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो वो भी कहते हैं कि आप पहले तो जो मूलभूत विषय वस्तु है उस पर पकड़ बनाइए
और पकड़ कहने का मतलब हमेशा हम कहते हैं अप्लाइड, जो लागू होता है, जो कहाँ से पूछा जा सकता है, हमारे नदी से, पर्वत से, पहाड़ से, पठार से, हमारे परिवेश से, वातावरण से, हमारे परिवेश से, और हमारे मौसम, हमारे फसल से, हमारे जीव जंतु जानवर से, उनके परिस्थिति से, ये ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। निश्चित तौर पर गणित में जो विषय है, आप प्राथमिक स्तर पर है ना, अंक गणित तो नो डाउट डोमिनेट करेगा ही, और अंक गणित पर आप पकड़ बनाएंगे, है ना, संख्या से संबंधित, वर्गमूल से संबंधित, है ना, और भिन्न से संबंधित इत्यादि प्रश्न पर आप पकड़ बनाएंगे। आप ध्यान रखिएगा, जैसे कि कुछ विद्यार्थी हमें फ़ोन करते हैं, कॉल करते हैं कि अंग्रेजी को लेकर के, तो निश्चित तौर पर हाँ, ये एक थोड़ा सा हास्यास्पद लगता है कि जब अंग्रेजी की बात आती है तो अंग्रेजी एक हॉरर हो जाता है, भूत की तरह लोग देखते हैं कि अंग्रेजी क्यों आ गया, बीपीएससी ने अंग्रेजी क्यों रख दिया, है ना। और हमारे अधिकारीगण जो अतुल सर है, उन्होंने भी कहा था कि आप शिक्षक हैं तो कम से कम ट्रैफिक का सिग्नल का भी तो नॉलेज रखिए, इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो अब बताइए, आपको इतने स्तर से, सामान्य स्तर से अंग्रेजी के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, है ना। अगर हम ग्रामर की बात करें तो आपके जो प्राइमरी स्तर के जो ग्रामर के कंसेप्ट होते हैं, वो भी आप शिक्षक हैं तो आपके पास होना चाहिए नॉलेज। और हम देखेंगे कि कॉम्प्रिहेंशन, सामान्य रूप से कॉम्प्रिहेंशन का प्रश्न अगर पूछा जाता है, एक पैसेज दिया जाता है और पैसेज में कोई स्टोरी होती है, ऐसा कोई डाटा और एनालिटिकल टॉपिक्स नहीं होगा जिसको कि ढूंढ पाने में बैंक और क्लैट टाइप का और कैट टाइप का कि जिसको आप असमर्थ होंगे। तो जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा है, अधिकारीगण कहते हैं एक पैसेज से अगर पूछा जाए तो उसके आपके पास कुछ शब्दकोश का तो ज्ञान होना चाहिए, व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए, और उसी से संबंधित प्रश्न होगा। और आपको कहा भी गया है कि अंग्रेजी का सबसे जो निम्नतम स्कोर होगा वो आपको प्राप्त करना होगा। हिंदी की बात करते हैं तो सभी लोग तो हिंदी में अपने आप को कंफर्ट फील करते हैं, नो डाउट, लेकिन मैं एक सुझाव देना चाहूँगा कि कंफर्ट फील करना कि हिंदी है ना, लेकिन हम देखेंगे कि 70% स्टूडेंट का जो हिंदी होता है वो अच्छा नहीं होता है। इंग्लिश आपका कहते हैं कि इंग्लिश जानते नहीं हैं और हिंदी में हम विशेषज्ञ हैं, ऐसा नहीं है। हिंदी में जितने जो भी व्याकरण से जुड़े हुए तथ्य हैं वो, और पैसेज को समझना, और वाक्य का जो एरर होता है ना, वाक्यों में जो शुद्धि हम पहचानते हैं, इस पर ज़्यादा फोकस करना होगा। क्योंकि आप विभिन्न प्रकार के व्याकरण और विभिन्न प्रकार के शब्दों का, पर्यायवाची शब्दों का, अनुलोम विलोम शब्दों का, है ना, विभिन्न शब्दों के लिए एक शब्दों का ये रट्टा मार रहे हैं। विभिन्न तरह के विद्यार्थी जो आते हैं पूछते हैं कि हमने ये इतने सर याद कर लिया है, इतने हमने पढ़ लिया है। नहीं बाबू, ऐसे नहीं। अब अगर आपसे कॉमन एरर पूछा जाए, जैसे इंग्लिश में पूछा जाता है, हिंदी के कॉमन एरर पूछा जाता है, यानी कि कहा जाए तो अर्थ विन्यास और वाक्य विन्यास से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, तो उन पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। हम दूर की गेंद फेंकते हैं और नज़दीक की गेंद में असमर्थ हो जाते हैं। तो इसलिए जो बेसिक मूलभूत है, हमारा आपसे सलाह होगा कि मूलभूत जो टॉपिक होते हैं ना प्राथमिक स्तर पर, उन पर ध्यान देना है। और ऐसे तो सरकार भी कहती है, हमारा विभाग कहता है, और बीपीएससी के अधिकारीगण भी कहते हैं कि जो आपकी योग्यता है, योग्यता पर आधारित भी प्रश्न पूछे जाएंगे। आप 1 to 5 के लिए 5वीं तक के शिक्षक बनने जा रहे हैं, लेकिन आपने स्नातक किया है तो स्नातक का तो ज्ञान है कि नहीं, ये पूछा जाएगा आपसे। और थोड़ा सा हम आपसे कहेंगे कि बार बार हम ये अपने विद्यार्थियों को कहते हैं कि जीके जीएस में कभी भी आप ये मान करके नहीं चलिएगा कि पूरी तरीके से जो बीपीएससी का पैटर्न होता है उसका जीएस पूछा जाएगा। उसमें कुछ वैसे भी टॉपिक शामिल किए जाएंगे जैसे नेप से जुड़ा हुआ, एनसीएफ से जुड़ा हुआ, आरटीई से जुड़ा हुआ, है ना, समग्र शिक्षा अभियान, सरकार के द्वारा संचालित योजनाएं, एमडीएम इत्यादि से अगर छात्र शिक्षक अनुपात पूछा जा रहा है तो आप ध्यान रखिएगा कि नेप से जुड़े हुए तथ्यों का अध्ययन जरूरी है, आरटीई से जो तथ्यों का अध्ययन जरूरी है, एनसीएफ से जुड़ा हुआ है, एनसीईआरटी, एससीईआरटी के बारे में जानना जरूरी होगा। तो इनके बारे में भी प्रमुख जो शिक्षाविद हैं उनके अपने विचार हैं, उनके बारे में अध्ययन करना होगा। और ध्यान रखिएगा एजुकेशन पॉलिसी जो इसके पहले आ चुकी है उसके बारे में भी। और हम ये कहेंगे कि जो ब्रिटिश इंडिया में हमारे शिक्षा के विकास के जो काम किए गए उसके संबंध में भी कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगर कहिएगा कि वो शिक्षण विधि नहीं है, लेकिन आपके एजुकेशनल इंफॉर्मेशन पूछा जाएंगे कि आप एक शिक्षक होने के नाते उसके बारे में तथ्यों को कितना जानते हैं। और ध्यान रखिएगा कि आपसे ये शिक्षा नीति से संबंधित वैसे कुछ एनालिटिकल प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं कि ये कितना लागू हो सकता है ना, कब तक लागू किया जाएगा, कहाँ पर तक ये सफलता प्राप्त होगी। हाँ, डेटा भी पूछे जा सकते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। 1 to 5 के लिए विद्यार्थी के लिए हाँ घबराना नहीं है, कभी नहीं। और ध्यान रखिएगा
प्रश्न की जो प्रारूप होंगे और प्रश्नों का स्तर होगा, निश्चित तौर पर कंपटीशन है। तो ऐसा तो नहीं कि सामान्य प्रकार से ही प्रश्न जैसा कि आप सोच रहे हैं पूछ दिया जाए, ऐसी बात नहीं है। और प्रश्न का प्रारूप जो होगा, जो आपके समक्ष जो भी होगा, आपकी तैयारी के अनुरूप होना चाहिए। लेकिन ध्यान रखेंगे गणित का, पर्यावरण का और भाषा का प्रश्न स्तरीय होंगे। सर जो विद्यार्थी हैं बहुत सारे, चूंकि इसमें रिजल्ट लेना है, समय बहुत कम है, इसमें अपने आप में ये नहीं है कि प्रोफेसर बनना है या बहुत सारे जानकारी इकट्ठा करना है। रिजल्ट लेना एक अलग बात है और जानकारी होना अलग बात है, दोनों में। तो यदि देखा जाए तो किस सब्जेक्ट पर बच्चे विशेष मेहनत करें? सब्जेक्ट हाँ, अगर हम सब्जेक्ट की बात करें कि किस सब्जेक्ट में, तो 1 to 5 में कोई पार्टिकुलर, हम किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट पर फोकस ऐसे करके स्पेसिफिक हमारा स्ट्रेस नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर हम इनकी बात करेंगे तो गणित पढ़ना ही पढ़ना है, पर्यावरण के टॉपिक पढ़ने ही पढ़ने हैं, हिंदी अंग्रेजी पढ़ने ही पढ़ने हैं, जीके जीएस से संबंधित जो मैटर होता है, तो जीके जीएस तो हरि अनंत हरि कथा अनंता है ना, कहाँ से पूछा जा सकता है। आप तो कह नहीं सकते कि आउट ऑफ सिलेबस है। हाँ, लेकिन ये है कि बिहार के संदर्भ में जो कि हमारी जानकारियाँ हैं वो आपसे उम्मीद की जाती है कि बिहार के संदर्भ में कम से कम आप जानिए बिहार में जिलों की संख्या कितनी है, कमिश्नरियाँ कितनी है, हाँ बिहार पर स्पेशल नदियों की संख्या क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, हमारे विभिन्न प्रकार के जो हमारा परिचय है, बिहार क्या है, इस पर आप नॉलेज रखेंगे तो अच्छा होगा। और ऐसा नहीं कि बहुत कुछ ज़्यादा डेप्थ में जाकर के पूछा जाएगा, वो सामान्य ज्ञान भी ऐसा होगा कि सामान्य जानकारी जिसको आप इग्नोर कर चुके हैं, जिसको आप डे टू डे जानते हुए भी छोड़ चुके हैं, वैसा भी पूछा जाएगा, क्योंकि इसके पहले भी एग्जामिनेशन में ऐसा प्रश्न पूछा गया है। सर एक बात बताइए, जो चूंकि एक दिन का जो है 400 फॉर्म गिरा हुआ है, कल का बात करें तो कल से शुरू है। सर थोड़ा सा देखा जाए तो जो जुलाई वाले अभ्यर्थी हैं, जो सीटेट ई पेयरिंग वाले विद्यार्थी हैं, उनका लगातार सर डिमांड था कि कम से कम मुझे भी एग्ज़ाम देने का मौका दिया जाए। तो सर ये भी हो सकता है कहीं फॉर्म कम गिर रहे हैं तो कोई उनको मौका दे दिया जाए इन सारे चीज़। देखिए, ये तो बीपीएससी का निर्णय हो सकता है और शिक्षा विभाग और सरकार की इस पर क्या तैयारी है, वो उनकी निर्णय क्या है। चूँकि फॉर्म कम गिरना और फॉर्म का समय बढ़ाना ये दो अलग अलग मैटर है। ऐसा नहीं है कि सरकार विभाग ऐसा करेगा कि फॉर्म कम आया, ये ऐसा उद्देश्य थोड़े विभाग का कि फॉर्म ज़्यादा से ज़्यादा आना चाहिए। एक स्टिपुलेटेड टाइम में दिए हुए निश्चित समय सीमा के अंतर्गत जो भी फॉर्म आएगा वही कैंडिडेट एग्जामिनेशन में बैठेंगे। हाँ, रही बात जो विद्यार्थी जो कह रहे हैं कि हमारे सीटेट के एग्ज़ाम के बाद मौका मिलना चाहिए, तो इस संबंध में बीपीएससी हो सकता है कि भविष्य में विचार कर सकता है, लेकिन आप इसको कानूनी रूप से बाध्य नहीं कर सकते हैं कि हमें भी इस परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाए। केपीएस 2018 की बात किया जाए तो उसमें दिया गया था कि जो भी अभ्यर्थी ये पेयरिंग में है वह एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो सर उन सारे चीज़ पर बिहार पर कोई असर नहीं पड़ेगा? हाँ, अब देखिए, वो केवीएस और यहाँ पर बिहार के सिनेरियो के बारे में अगर बात करें तो थोड़ा सा हम विद्यार्थी की तैयारी के परिदृश्य को लेकर के अगर अधिकारीगण बैठक करते हैं और जो हम देख रहे हैं विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है, जगह जगह बच्चों का डिमांड हो रहा है और जो बच्चे हैं अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं और ज्ञापन दे रहे हैं अधिकारियों को, तो इस तरह का अगर मैसेज बीपीएससी तक पहुंचता है, सरकार इसके बारे में सकारात्मक रुख अपनाती है, तो नो डाउट उनको भी मौका मिलना चाहिए। रोज़गार के अवसर सबको मिलना चाहिए और ये तुरंत का मामला है, अभी नज़दीक में होने वाला एग्ज़ाम है, तो मेरे ख्याल से बेरोजगारी चूँकि सरकार की लिस्ट में है, सूची में है, तो सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। सर विचार बच्चे ये कह रहे हैं कि मैं इससे पहले जो यदि कैलेंडर रहा था, जिस तरीक़ा से बीपीएससी का कैलेंडर है कि इसके बाद फिर अगला एग्ज़ाम कब होगा, यदि शिक्षक भर्ती का भी रहता तो हम लोग मान जाते चलिए अगला बार मौका मिलेगा, लेकिन फिर कब आएगा इसका कोई गारंटी नहीं है। तो इसको भी ध्यान में रखते हुए यदि सरकार दे दे तो कोई खास। हाँ, देखा अभी तक देखिए, ये प्रत्येक चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चूँकि बेरोजगारी हमारी सबसे बड़ी समस्या है और हमारे बिहार जो कि यहाँ पर बच्चों की मानसिकता होती है सरकारी नौकरी की, रोज़गार मतलब सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब मिलना मतलब बेरोजगारी का दूर होना, तो ऐसा संभव नहीं है। हमारे यहाँ जो ऐसी परिस्थितियाँ सर्कमस्टेंसेज नहीं है जो कि सबको रोज़गार मिल जाए। हाँ, अब सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति कितनी वो सशक्त है, सरकार कह रही है कि हमारे की हम 10 लाख रोज़गार देंगे, तो कैलेंडर की जो बात है तो ये तो पहले से होनी चाहिए थी और प्रत्येक सरकार में जो लोकतांत्रिक स्वरूप से सरकार चलाई जाती है उसमें बेरोजगारी को दूर करने के लिए तो कम से कम एक कैलेंडर तो होना चाहिए और विद्यार्थियों को एक आश्वासन, बेरोजगार लोगों को जो एक आश्वासन मिलना चाहिए कि हाँ इस एग्ज़ाम के बाद अगला एग्ज़ाम ये होगा। एक शेड्यूल प्रॉपर वे में रहता है
तो पारदर्शिता की बात स्पष्ट होती है और विद्यार्थी भी इस मानसिकता और इस सोच से बैठते हैं कि इस बार तो नहीं, अगली बार में हमारी बारी आएगी और अगली बार हम शिक्षक बनेंगे या फिर हमें रोजगार मिलेगा। सर इसमें चूंकि 120 प्रश्न मिलेंगे, 2 घंटा का समय मिलेगा, तो सेट प्रैक्टिस कितना कारगर होगा? हाँ देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। सेट प्रैक्टिस हमेशा क्लास में, ऑफलाइन या ऑनलाइन, जब भी मैं क्लास में जाता हूँ विद्यार्थियों को हमेशा भी मैं सलाह देता हूँ कि आप जिस किसी भी परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं, ये मेरा अनुभव है। मैं भी एक विद्यार्थी था और जब भी मैं तैयारी करता था उस समय, है ना, हमारे सर जी भी बताया करते थे और इसको मैंने बहुत करीब से अनुभव किया है कि जिस परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, जिस एग्जामिनेशन की आप तैयारी में बैठे हुए हैं, आप ध्यान रखिए उसके पूर्व के यानी कि पहले के प्रश्नों का अगर हल आप करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, ये सबसे बड़ा रणनीति होता है। और ये सफल जो भी अभ्यर्थी होते हैं उनका भी अनुभव हमने बहुत शेयर किया है। जो भी हमारे स्टूडेंट सफल हुए हैं उनसे मैं पूछता हूं कि तुम्हारी सफलता में सबसे बड़ा योगदान तुम्हारी किस रणनीति का है, तो वो अक्सर कहते हैं कि सर प्रीवियस का सेट प्रैक्टिस बहुत काम आता है। तो इसलिए कि आप जिस पिच पर प्रैक्टिस कर रहे हैं उसी पिच पर मैच होने वाला है, तो नो डाउट आपका तो लाभ मिलता है। यानी कि पिच का पहले से आपको अनुमान लग चुका है, गेंद कहाँ उछाल लेती है। तो दैट मीन्स कि आप जब प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्रैक्टिस सेट को अपने स्ट्रैटेजी का, अपने उस रणनीति का हिस्सा बनाइए जिसको तैयारी को आप अमल कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि इस प्रकार के बाजार में जो भी उपलब्ध प्रैक्टिस सेट है उसमें आप ध्यान रखिएगा कि पूर्व का प्रश्न, विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न, हालांकि इस मामले में अगर हम देखेंगे तो बीपीएससी के द्वारा बहुत कम ही इस तरह का प्रश्न उपलब्ध होगा। और जो भी बिहार में अभी शिक्षक पात्रता या उससे संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं उन सबको आप देख सकते हैं। इसकी संख्या कम है, मात्रा कम है, लेकिन इस प्रकार के प्रश्न आप देख सकते हैं जो भी मार्केट में अवेलेबल है। जैसा कि रुक्मिणी पब्लिकेशन का एक प्रैक्टिस सेट आता है, उसे आप प्रैक्टिस कीजिए। अच्छा प्रश्न है, उसमें हमने देखा है, क्वालिटी भी अच्छी है और प्रैक्टिस लगातार करते रहिए। अभी जैसा कि आप कहिएगा कि पूरा पढ़ लेंगे तो प्रैक्टिस करेंगे, नहीं, अभी से आपके जो भी तैयारी स्टार्ट कर दिए हैं, प्रैक्टिस आप हमेशा अभी से स्टार्ट कर दीजिए और उस समय तक देखिएगा आप जरूर सफल हो जाइएगा। प्रैक्टिस के माध्यम से आप कंसेप्ट को क्लियरली समझ जाइएगा, ये मेरा अनुमान है। सर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अभिषेक। इसके बाद मैं आपसे बता दूं, ये 1 to 5 के लिए संपूर्ण रणनीति है। जो भी अभ्यर्थी हैं, यदि इसके बावजूद भी आपको लगे कि किसी प्रकार का कोई प्रश्न छूट गया हो आप में, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय युवा।